प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत की जेनजी के बारे में एक काफी बड़ा बयान दिया है। आज हम इसी से जुड़ी सामग्री को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री के भारत की युवा पीढ़ी पर विचारों को सामने रखा गया है। और इसमें जो एक कोर आइडिया निकल कर आता है वो ये है कि भारत की जो युवा पीढ़ी है, हमारी जेनजी, वो अब सिर्फ आप कह सकते हैं कंज्यूमर नहीं रही, बल्कि क्रिएटर बन गई है। एग्जैक्टली, वो एक क्रिएटर बन गई है। सुनने में ये एक लाइन की बात लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा बदलाव छिपा है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। आज की चर्चा का मकसद यही समझना है कि इस बदलाव का जमीनी मतलब क्या है, इसके पीछे कौन से कारण बताए गए हैं और ये भारत के भविष्य के लिए क्या संकेत देता है। शुरुआत प्रधानमंत्री के सबसे दमदार बयान से करते हैं। उन्होंने कहा, आज का युवा रॉकेट बना रहा है। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हाँ, इस एक लाइन में एक पूरी कहानी है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक नई आइडेंटिटी, एक नई पहचान की घोषणा जैसा लगता है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, एक जायंट कंज्यूमर पॉपुलेशन है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वही युवा जो कल तक उपभोक्ता थे, हाँ, वही युवा आज रॉकेट बना रहे हैं। बिल्कुल। और ये कंज्यूमर से क्रिएटर बनने का जो शिफ्ट है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अच्छा, देखिए, जब कोई देश मुख्य रूप से कंज्यूमर होता है तो उसकी अर्थव्यवस्था इंपोर्ट्स पर, दूसरों की टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। लेकिन जब वही देश क्रिएटर बनता है तो वो न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करता है, बल्कि दुनिया को एक्सपोर्ट भी करता है। सही बात है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ टी शर्ट या फोन बनाने तक सीमित नहीं है। यह ज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्रिएशन की ओर है। यह आपको ग्लोबल वैल्यू चेन में ऊपर ले जाता है। मतलब अब देश सिर्फ सर्विसेज नहीं दे रहा, बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना रहा है। बिल्कुल, कटिंग एज टेक बना रहा है। तो ये सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल इमेज का भी सवाल है। हाँ, इमेज का सवाल तो है ही, लेकिन मैं कहूंगी कि ये उससे भी ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ सॉफ्ट पावर की बात नहीं है, ये इकोनॉमिक रेजिलियंस यानी आर्थिक मजबूती की बात है। इकोनॉमिक रेजिलियंस, उसे थोड़ा और समझाइए। जैसे जब आप अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाते हैं तो आप ग्लोबल सप्लाई चेन के झटकों से काफी हद तक बच सकते हैं। मान लीजिए कल को कोई देश आपको कोई जरूरी चिप देने से मना कर दे, तो आपके पास अपना ऑल्टरनेटिव तैयार करने की क्षमता होती है। ये आत्मनिर्भरता सिर्फ एक नारा नहीं, एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। ठीक है, तो ये कंज्यूमर से क्रिएटर वाला शिफ्ट तो समझ में आता है, लेकिन जब हम क्रिएटर कहते हैं तो असल में ये युवा बना क्या रहे हैं? सामग्री में कुछ बहुत ही हाईटेक फील्ड्स का जिक्र है। स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, रोबोटिक्स, हाँ, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और एक मिनट, इसमें स्पेस साइंस का भी जिक्र है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। स्पेस तो हमेशा से इसरो जैसी बड़ी सरकारी संस्थाओं का क्षेत्र रहा है। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब प्राइवेट प्लेयर्स, मतलब आम युवा भी इस रेस में शामिल हो रहे हैं? यही तो सबसे बड़ा बदलाव है जो हो रहा है। उसे इनोवेशन का डेमोक्रेटाइजेशन कहते हैं। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इनोवेशन। हाँ, मतलब अब नई तकनीक बनाने और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने के मौके कुछ चुनिंदा संस्थानों या इनर सर्कल्स तक सीमित नहीं रहे। जब कॉलेज के छात्र या छोटे शहरों के युवा सैटेलाइट बनाने लगते हैं या ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, तो ये दिखाता है कि नॉलेज और रिसोर्सेज अब ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। और हम यहाँ सिर्फ कॉलेज प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, अग्निकुल कॉस्मोस या स्काई रूट एरोस्पेस जैसी कंपनियां हैं जो सच में इसरो के साथ मिलकर काम कर रही हैं। सही। ये युवा फाउंडर्स वाले स्टार्टअप्स अब सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए पूरी दुनिया से होड़ कर रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ एक विचार नहीं, हकीकत बनता दिख रहा है। बिल्कुल सही। और स्पेस टेक्नोलॉजी खासतौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है। अच्छा, इसमें की गई प्रोग्रेस का असर दूसरे कई उद्योगों पर पड़ता है, जैसे कम्युनिकेशन, डिफेंस, मौसम की भविष्यवाणी, एग्रीकल्चर और भी बहुत कुछ। इसलिए जब युवा इस क्षेत्र में क्रिएटर बनते हैं तो वे सिर्फ एक इंडस्ट्री को नहीं, बल्कि पूरे देश की टेक्निकल कैपेबिलिटी को आगे बढ़ा रहे होते हैं। ये सच में एक बड़ा बदलाव है, लेकिन इस सफलता के पीछे क्या है? सामग्री में जी के कुछ गुणों का उल्लेख किया गया है: जोश, आत्मविश्वास और जोखिम लेने की क्षमता। मुझे लगता है कि ये तीनों गुण स्टार्टअप कल्चर की रीढ़ हैं। बिल्कुल। बिना जोश के कोई शुरुआत नहीं करता,
बिना आत्मविश्वास के कोई टिकता नहीं और बिना रिस्क लिए कोई बड़ा काम नहीं होता। सही बात है। और ये आत्मविश्वास जमीनी स्तर पर भी दिख रहा है। यहाँ बताया गया है कि कैसे छोटे शहरों और गांवों के युवा भी अब यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। यूनिकॉर्न मतलब जिनकी वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर से ज्यादा है। हाँ, 1 अरब डॉलर मतलब करीब 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। पहले माना जाता था कि बड़े इनोवेशन सिर्फ दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे महानगरों में ही हो सकते हैं, लेकिन ये धारणा अब टूट रही है। यहाँ पर इंडिविजुअल स्पिरिट और बड़े इकोसिस्टम को जोड़ना जरूरी है। अच्छा। इन युवाओं की पर्सनल एनर्जी और टैलेंट को एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर भी मिला है। सामग्री में स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं का जिक्र किया गया है। ये नीतियां एक इकोसिस्टम बनाने का काम करती हैं। जैसे स्टार्टअप इंडिया फंडिंग और मेंटरशिप के रास्ते खोलता है, डिजिटल इंडिया इंटरनेट की पहुंच बढ़ाकर छोटे शहरों के युवाओं को दुनिया से जोड़ता है, और स्किल इंडिया उन्हें जरूरी स्किल सिखाता है। ये सरकारी योजनाएं सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं और यकीनन इनसे मदद भी मिली होगी, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये इकोसिस्टम सिर्फ कुछ सफल कहानियों तक ही सीमित है? हर एक यूनिकॉर्न के पीछे हजारों असफल स्टार्टअप्स भी तो होते हैं। क्या इस बारे में कुछ बताया गया है कि असफलता से निपटने के लिए क्या ढांचा मौजूद है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, सामग्री सीधे तौर पर फेलियर की बात नहीं करती, लेकिन ये एक बहस जरूर छेड़ती है। किसी भी मैच्योर स्टार्टअप इकोसिस्टम की पहचान सिर्फ उसकी सक्सेस स्टोरी से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वो फेलियर को कैसे हैंडल करता है। सिलिकॉन वैली में फेल होना एक तरह से बैज ऑफ ऑनर माना जाता है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस। क्या भारत में हम उस कल्चरल शिफ्ट तक पहुंच गए हैं? शायद अभी नहीं, पूरी तरह से नहीं। सरकारी नीतियां शुरू करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन फेलियर को समाज में एक्सेप्ट कराना एक धीमी प्रक्रिया है। तो हाँ, ये एक चैलेंज है जिसके बारे में हमें सोचना होगा। तो हमने देखा कि युवा निर्माता बन रहे हैं, वे स्पेस और एआई जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और उनके आत्मविश्वास को सरकारी नीतियों से सहारा मिल रहा है। ये सब हमें प्रधानमंत्री के अंतिम और शायद सबसे शक्तिशाली विचार पर लाता है, एक ऐसा भारत जो सोचता नहीं बनाता है। जो सोचता नहीं बनाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि हम पहले सोचते नहीं थे? नहीं, मुझे लगता है इसका मतलब ये है कि हमारी सोच अब सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं है, वो हकीकत में बदल रही है। बिल्कुल, एक्शन में बदल रही है। हाँ, भारत की पहचान सिर्फ एक बड़े बाजार या एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में नहीं, बल्कि एक इनोवेटर, एक डूअर के रूप में स्थापित हो रही है। हम सिर्फ समस्याओं के बारे में बात नहीं कर रहे, हम उनके समाधान बना रहे हैं। और इस नई पहचान के दूरगामी परिणाम होंगे। जब एक पूरी पीढ़ी की सोच नौकरी ढूंढने से बदलकर अपॉर्चुनिटी बनाने की हो जाती है, तो ये देश के भविष्य को फंडामेंटली बदल देती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक शिफ्ट नहीं है, ये एक गहरा कल्चरल शिफ्ट है। मुझे याद है, कुछ साल पहले तक इंजीनियरिंग के छात्र मुझसे पूछते थे कि अमेरिका जाने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। अच्छा। आज वही छात्र पूछते हैं कि भारत में अपनी कंपनी रजिस्टर करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। इस एक सवाल में पूरी कहानी छिपी है। वाह, ये एक बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। हाँ, और ये सोच समाज में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मानसिकता को जन्म देती है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल उठता है, क्या हम वाकई नई समस्याओं को हल कर रहे हैं, या हम सिर्फ पश्चिमी मॉडल्स को कॉपी कर रहे हैं? एग्जैक्टली। या हम ज्यादातर पश्चिमी देशों में पहले से हल हो चुकी समस्याओं के लिए भारतीय वर्जन बना रहे हैं। जैसे भारत का उबर, भारत का अमेज़न। असली इनोवेशन तब होगा जब हम भारत की अपनी यूनिक समस्याओं के लिए समाधान बनाएंगे। जैसे साफ पानी, एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन या लो कॉस्ट हेल्थ केयर। ये वो समस्याएं हैं जो शायद सिलिकॉन वैली के लिए उतनी अट्रैक्टिव ना हो। क्रिएटर बनना एक बात है और ओरिजिनल क्रिएटर बनना दूसरी। बिल्कुल, ये एक आत्मनिर्भर मानसिकता को भी दिखाता है। सामग्री में कहा गया है कि आज भारत के युवा केवल विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद तकनीक बना रहे हैं। हाँ, और यही तो मेक इन इंडिया की भावना का सार है। तो आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को अगर हम संक्षेप में देखें तो हमने समझा कि कैसे भारत की जेनजी की छवि एक कंज्यूमर से क्रिएटर की बन रही है। यहाँ जो बात सामने आई है वो ये है कि वे सिर्फ सोशल मीडिया पर समय नहीं बिता रहे, बल्कि एआई, रोबोटिक्स और खास तौर पर स्पेस जैसे फ्यूचर फेसिंग सेक्टर्स में क्रांति ला रहे हैं। हमने ये भी देखा कि उनके जोश और आत्मविश्वास को सरकारी नीतियों से एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिससे एक नया बनाने वाला भारत उभर रहा है। हालांकि इसमें फेलियर्स को संभालने और ओरिजिनल इनोवेशन को बढ़ावा देने जैसी चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। सामग्री हमें बताती है कि जेन-ज़ी अब रॉकेट बना रही है और स्टार्टअप्स खड़े कर रही है। ये सब अद्भुत है
और भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखता है। लेकिन आगे की राह क्या होगी? एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाना एक स्प्रिंट की तरह है, लेकिन उसे एक बड़ी, स्थायी और प्रॉफिटेबल कंपनी में बदलना एक मैराथन है। स्प्रिंट वर्सेस मैराथन। हाँ, जब